प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है समास। आज हम लोग समास देखेंगे और समझेंगे समास के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग समास देखेंगे, तो आज के बाद आपका समास में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं समास। समास, ठीक है। समास का जो मतलब होता है, समास का जो परिभाषा होता है वो होता है दो पदों के मेल से, दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दो पदों का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, जैसे हम लिख दिए गंगा जल, गंगा जल, ठीक है। या मान लीजिए हम लिख दिया राजपुत्र, राजपुत्र। या लिख दिए हम प्रतिदिन, प्रतिदिन। या लिख दिए हम यथा संभव, यथा संभव, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि इसमें दो पद है, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, है ना। ये दो पद मिल करके जो बनता है इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। इसमें ये आगे वाला जो होता है उसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको कहते हैं उत्तर पद, उत्तर पद। या हम इसको कह सकते हैं दूसरा पद, दूसरा पद। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? आगे वाला जो होता है वो होता है आपका प्रथम पद और पीछे जो होता है वो होता है आपका उत्तर पद। इसी को हम समास कहते हैं। तो समास का परिभाषा हम बोल सकते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा परिभाषा के रूप में, कि अगर मान लीजिए कि पूछेगा समास किसे कहते हैं, तो दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को, दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं समास का जो होता है 6 भेद होता है। कितना भेद होता है? समास का 6 भेद होता है, 6 भेद होता है। समास का 6 भेद होता है, ठीक है। नया स्लाइड ले लेते हैं। समास का जो होता है 6 भेद होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पहला जो है आता है आपका वो होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। चौथा जो होता है वो होता है द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा जो होता है वो होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और छठा जो होता है वो होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो आपका समास का जो होता है 6 भेद होता है, ठीक है। ये सारे समास के बारे में हम लोग जो है अच्छे से देखेंगे बारी बारी से, और ये सब सारा क्या क्या कौन कौन सा समास होता है इसके उदाहरण के बारे में भी समझेंगे। और अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण अगर आपको दिया जाएगा तो आप इसको आसानी से जो है बता सकते हैं कौन सा उदाहरण कौन सा समास है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास। अब देखिए, आपको जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि समास में 2 पद होता है। तो 2 पद में से जो है इस समास में जो होता है पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। प्रधान का मतलब जो होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता
है ना, दूसरा पद से पहला पद का वैल्यू ज़्यादा होता है। कैसे, ये हम समझाते हैं। आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। परिभाषा आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। उसका उदाहरण इसका समझा रहे हैं हम आप लोग को, और पहले आप लोग अभी देख लीजिए तत्काल, उसके बाद फिर एक वीडियो स्पेशल सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें आपको सिर्फ उदाहरण ही बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। फिर एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा जिसमें आपका टेस्ट होगा कि आप कितना याद कर पाएँ। तो देखिए पहले समझिए इसको अच्छे से। अब यही भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद? पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर दिन है, दिन लिखा हुआ है, तो दिन है तो नॉर्मल दिन है, ठीक है ना। दिन अगर है तो नॉर्मल दिन है, इससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे दिन लिखा हुआ है तो नॉर्मल दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही आप अगर प्रतीक लगा दीजिए, प्रति, ये बन गया प्रति दिन, मतलब हर एक दिन। इस चीज़ का जो है आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इस शब्द से इस शब्द का वैल्यू जो है आपका ज़्यादा है, ठीक ना। पहला पद जो है आपका क्या है, वो प्रधान है, ठीक है। या अव्यय है या उपसर्ग है। उपसर्ग प्रत्यय जब आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला दिन जो है बच्चों आप लोग को हम बता देते हैं, अगला जो क्लास होगा उसमें हम बता देंगे कि व्याकरण का कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसका लिस्ट आपको चार्ट बना करके दिखा दिया जाएगा, और उसी अनुसार जो है टॉपिक वाइज जो है हम लोग व्याकरण को लेकर के आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है प्रतिदिन। तो यहाँ पर देखिए दिन का उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रतीक लग जाने से क्या होता है, हर दिन के बारे में बात हो रहा है, हर दिन, ठीक है। जैसे मान लीजिए जीवन, ठीक है, जीवन है। जीवन में हम खाली आ लगा देते हैं, आ उपसर्ग लगा देते हैं, या इसको अव्यय भी कहते हैं, ठीक है, अव्यय पद कहते हैं, ठीक है। तो जीवन खाली लगा हुआ है तो इसका उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन आजीवन लगा दिया मतलब हो गया क्या, पूरा जीवन। तो अगला पद जो है उसका वैल्यू ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए शक्ति है, शक्ति, इसके आगे लगा दीजिए यथा, यथा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यथा शक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो आगे वाला जो पहला जो पद है उसका वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस अनुसार आप लोग को जो है समझना पड़ेगा, जो जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये बात आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं, अब दूसरा समास देखते हैं, तत्पुरुष समास। दूसरा समास है आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। प्रधान का मतलब होता है कि दूसरा पद का वैल्यू ज़्यादा होता है, या दूसरा जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक ना, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसी को कहते हैं हम प्रधान। जैसे मान लीजिए गंगा जल, जैसे हम लिख दिए आपको गंगा जल, गंगा जल। तो यहाँ पे मान लीजिए आप हाथ में जल लेकर के आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में बोला जा रहा है, जल के बारे में बोला जा रहा है कि गंगा के बारे में बोला जा रहा है? तो बोला जा रहा है जल के बारे में, ठीक है। जैसे हाथ में आपके जल है तो जल के बारे में बोला जा रहा है। जल, जल यहाँ प्रधान है कि जल किस चीज़ का है, गंगा का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए राजपुत्र, राजपुत्र, तो यहाँ पुत्र के बारे में बोला जा रहा है कि पुत्र जो है वो राजा का है, ठीक है ना। तो प्रधान यहाँ दूसरा पद है, ठीक है। तत्पुरुष समास का हम परिभाषा ये लिख सकते हैं कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पुत्र के बारे में बोला जा रहा है, जो पुत्र है वो किसका है, राजा का पुत्र है। क्लियर है, समझ में आ रहा? इसका और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई घर,
ठीक है। तो यहाँ घर के बारे में बताया जा रहा है, दूसरा पद प्रधान है, घर के बारे में बताया जा रहा है। घर जो है वो किस चीज़ का है? रसोई का है। या आप तत्पुरुष समास का अगर आपको पहचान करना है तत्पुरुष समास का, तो आप आराम से ये समझ सकते हैं। इसको पहले तोड़ के देखिए। अगर कारक का विभक्ति आता है, कारक का विभक्ति का मतलब होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है, के लिए, के द्वारा, से, में, पर, ये सब कुछ भी तोड़ने के बाद आता है बीच में, तो वो आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, का आया न बीच में, तो का आया बीच में, तो ये कारक विभक्ति है, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का आया बीच में, तो का कारक विभक्ति है, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए आया, तो के लिए कारक विभक्ति है, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे हवन सामग्री, हम बोल सकते हैं हवन सामग्री, सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, के लिए आया बीच में, के लिए आया ना, तो ये आपका जो है आपका तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। तत्पुरुष समास पहचानने का यही नियम है। तत्पुरुष समास का परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब देखिए, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? दोनों। तो हम कह सकते हैं कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिए, दोनों पद प्रधान का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए माता पिता, जैसे हम लिख दिए माता पिता, तो आप बताइए माता पिता में कौन आपके लिए प्रधान है? प्रधान दोनों है, दोनों बराबर ही है, ठीक है ना। जैसे हम लिख दिए निशा दिवस, निशा दिवस, ठीक है। इसमें जो है आपका निशा दिवस में जो है, निशा का मतलब रात, दिवस का मतलब दिन, दोनों प्रधान है, दोनों बराबर ही है, दोनों का समान वैल्यू है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अन्न जल, अन्न जल दोनों प्रधान है कि नहीं? गुरु शिष्य, गुरु शिष्य है। तो यहाँ पर जो है द्वंद्व समास पहचानने का पहला तरीका तो ये है कि दोनों पद प्रधान हो। ये परिभाषा भी है द्वंद्व समास का। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और एक चीज़ और है कि बीच में हाइफन लगा हुआ होगा। आप देख रहे हैं ये हाइफन लगा हुआ है, ठीक है ना, ये हाइफन लगा हुआ होगा, ये द्वंद्व समास होता है। लेकिन अगर आप हायर क्लास में जाते हैं तो ये हाइफन द्वंद्व समास में सिर्फ नहीं लगता है, कर्मधारय में भी लगता है, अव्ययी भाव समास में भी लगता है। लेकिन अभी तत्काल आप लोग याद रख सकते हैं कि द्वंद्व समास में हाइफन लगा हुआ होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला समास देखते हैं। वो समास है आपका द्विगु समास। अगला समास जो है वो है द्विगु द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है? इसका जो परिभाषा होता है वो होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक का मतलब होता है जैसे दो गो पद होता है ना, तो उसमें से पहला पद जो होता है ना वो किसी ना किसी संख्या का बोध कराएगा। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए पंचवटी, हम लिख दिए पंचवटी, पंचवटी, तो आगे में क्या लगा हुआ है? पंच। पंच का मतलब होता है पाँच, और पाँच जो होता है संख्या होता है, संख्या का बोध करा रहा है, ठीक है ना। पहला पद जो है संख्या का बोध करा रहा है, तो द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद होता है आपका त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि का मतलब होता है तीन, है ना, संख्या का बोध करा रहा है। जैसे मान लीजिए होता है सप्ताह, सप्ताह, सप्ताह,
सप्ताह का मतलब आगे का जो है, आगे का जो शब्द है वो संख्या का बोध करा रहा है, 7 का बोध करा रहा है। जैसे मान लीजिए अठन्नी, अठन्नी, यहाँ 8 का बोध करा रहा है। जैसे दोपहर, यहाँ 2 का बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है कि ना, दोपहर संख्या का बोध करा रहा है। तो ये सब आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपका द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि पहला जो पद है वो आपका संख्या का बोध करा रहा है। जैसे चतुर्भुज हो जाएगा, त्रिफला हो जाएगा, पंचानन हो जाएगा, दशानन भी हो सकता है। तो ये सब आपका जो है क्या हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ाई करने वाला बात होता है, विशेषण संबंधी विशेषता बताने वाला बात होता है। ठीक है, बड़ाई या बुराई से संबंधित जो भी चीज़ होगा, ठीक है ना, वो कर्मधारय समास में होगा। इस समास का परिभाषा जो होता है वो होता है जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए मृग नयन, मृग नयन, ठीक है। तो ये नयन का मतलब होता है आँख, अब मृग का मतलब होता है हिरण, जिसका आँख हिरण के जैसा है ना। तो यहाँ विशेषता बता रहा है आँख का। जैसे कनक लता, कनक लता, ठीक है, लता के बारे में विशेषता बता रहा है। कनक का मतलब होता है सोना, है ना, तो लता के बारे में बता रहा है, लता जो है वो सोने का जैसा है। ठीक है, तो जो भी आपका विशेषण से संबंधित जो भी होगा वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसी में 1-2 और उदाहरण देखते हैं। जैसे महापुरुष, महापुरुष, तो पुरुष का विशेषता बता रहा है, पुरुष जो है क्या है, महान है। ठीक है, जैसे महात्मा, महात्मा, आत्मा के बारे में बता रहा है कि आत्मा जो है क्या है, महान है ना। तो जो विशेषता बताने से संबंधित जो भी होगा वो आपका कर्मधारय समास होगा। और भी इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और एक वीडियो आएगा जिसमें आपका उदाहरण से संबंधित एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें बहुत सारा उदाहरण दिया जाएगा। फिर एक वीडियो आएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव आपसे मतलब कि समझ आइए कि टेस्ट की तरह ही जो होगा एक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। लास्ट हम लोग का जो समास है उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये समास जो होता है आपका, ये ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें अपना समान अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ बतलाता है। मतलब अपना समान अर्थ छोड़ देगा, जो मुंह से निकल रहा है उस अर्थ को ये नहीं पहचानेगा। ठीक है ना, विशेष अर्थ मतलब किसी और के बारे में बताएगा। जैसे पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम बोले बिना पानी, तो हम बोले बिना पानी लेकिन बोध करा रहा है सरस्वती जी का, करा रहा है कि नहीं करा रहा है। हम बोले लंबोदर लेकिन बोध करा रहा है गणेश जी का। हम बोले दशानन लेकिन बोध करा रहा है रावण का। हम बोले पीताम्बर तो बोध करा रहा है विष्णु भगवान का। हम बोले चक्रपाणी लेकिन बोध करा रहा है किसका, विष्णु भगवान का। ठीक है, हम बोले चंद्रशेखर लेकिन बोध करा रहा है किसका, शिव जी का। क्या कि जिसके शिखर पे चंद्र हो चंद्रशेखर कहते हैं। तो किसके शिखर पर चंद्र है, शिव जी के शिखर पर चंद्र है, तो शिव जी चंद्रशेखर है। और हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए नीलकंठ, नीलकंठ हम बोले लेकिन बोध किसका करा रहा है, शिव जी का करा रहा है। तो इस टाइप का जो भी समास होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे इसमें इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, बहुव्रीहि समास का परिभाषा लिख सकते हैं कि जो समास अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बतलाता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्लियर है, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, मतलब हम बोले कुछ लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं नीलकंठ, नीलकंठ। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। ठीक है, हम लिख सकते हैं बिना पानी, बिना पानी। हम लिख सकते हैं लंबोदर, लंबोदर। हम लिख सकते हैं दशानन, दशानन। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। या हम
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका बहुब्रीहि समास तो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशानन में 10 आ रहा है। आपको बताए थे द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, बताए थे। यहाँ 10 आ रहा था, 10 संख्या है कि नहीं? तो ये द्विगु समास होगा। तो जरूरी नहीं है कि एक जो वर्ड है उसका एक ही समास हो, दो भी समास हो सकता है। जैसे दशानन, तो दशानन से बोध हो रहा है रावण का, तो बहुब्रीहि समास भी हो गया। यहाँ 10 लगा हुआ है तो इसको हम द्विगु समास भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, द्विगु समास भी कह सकते हैं। एक बात और, यहाँ देखिए कंठ की विशेषता बता रहा है। कंठ कैसा है? नीला है। और आपको हम बताए थे कि जो समास मतलब कर्मधारय समास बताए थे, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो, मतलब पहला पद विशेषता बताता। यहाँ कंठ की विशेषता बता रहा है, ठीक है। कंठ कैसा है? नीला है। तो ये नीलकंठ हम शिव जी को भी कहते हैं ना, लेकिन यहाँ विशेषता भी बता रहा है। तो ये कर्मधारय समास भी हो जाएगा, कर्मधारय समास भी आपका हो जाएगा। तो मतलब जिस अनुसार आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका दिया हुआ उस अनुसार हम आंसर लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि कोई एक शब्द के लिए एक ही समास फिक्स है, निश्चित, ऐसा कोई बात नहीं है। एक शब्द के लिए 2 समास भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।